नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 14 जुलाई। ये 13 जुलाई लिखा हुआ है लेकिन ये 14 जुलाई है आज। और पिछले 2 दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से क्लास नहीं ले पाया था मैं। वैसे अमर सर आपको डेली जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो कराए जा रहे हैं, वो भी टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं उसको भी देखते रहिए आप लोग। और जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग जानते भी हैं, सबका अपना एक महत्व होता है। जो टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं, जो पर डे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको टॉप 10 सीरीज दी जा रही है, उसको भी फॉलो करते रहिए। और जो करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा, जैसे रोज पढ़ाया जाता है, 1 जुलाई से लगातार क्लासेज हो रहे हैं, उसको भी आप लोग फॉलो करते रहिए। ये युक्ति आईएएस का ऑफिशियली जो है यूट्यूब चैनल का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है। तो इस लिंक को डायरेक्ट अगर कोई भी क्लिक करेगा तो ये संस्थान से आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले आज बात करते हैं। नंबर है, दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला बात क्वेश्चंस है कृषि अवसंरचना कोष। कृषि अवसंरचना कोष के बारे में हम लोग बात करते हैं, पीआईबी से लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की वित्त पोषण सुविधा योजना में कुछ संशोधनों की मंजूरी दिया है। किसने दिया है बेटा? सबसे पहले ये जानिए कि किसने दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की वित्त पोषण सुविधा योजना में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी है। इसे 2020 में कोविड-19 संकट के विरुद्ध प्रोत्साहन पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा के साथ शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2020 में कोविड-19 संकट के विरुद्ध जो था प्रोत्साहन पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा के साथ शुरू किया गया था। ये सभी लोग जानते भी हैं, वैसे पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर जानते होंगे। उद्देश्य क्या है इसका? आखिर फसल उपरांत बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम लंबी अवधि की ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना है। इसीलिए ये उद्देश्य, इसका यही उद्देश्य है। केंद्र हो चाहे वो राज्य हो चाहे स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित फसल एकत्रीकरण के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) जो होता है परियोजना के अलावा कोल्ड स्टोरेज, चेन वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग इकाइयों, ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों से जुड़े ई मार्केटिंग पॉइंट की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो उद्देश्य है, फसल उपरांत जैसे मैंने कहा कि बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए, जिसमें मैंने कहा कि व्यवहार परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम लंबी अवधि के ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ साथ चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो चाहे स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित फसल एकीकरण के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के अलावा कोल्ड स्टोरेज में हो चाहे चेन वेयर हाउसिंग में हो, ग्रेडिंग में हो, पैकेजिंग इकाइयों में हो, ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ई मार्केटिंग पॉइंट्स की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। अवधि क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। 13 वर्षों तक बढ़ाई गई है, 2032 से लेकर 33 तक है, 32 से लेकर 33 तक है। ठीक है, लाभार्थी कौन कौन होंगे इस योजना के अंतर्गत? प्राप्त लाभार्थियों में कौन कौन होगा? प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होंगी, पीएसी होगा, विपणन सहकारी समितियां भी होंगी, किसान उत्पादक संगठन भी होंगे या पीओ जिसे कहते हैं, स्वयं सहायता समूह जिसे एसएचजीएस कहते हैं, स्वयं सहायता समिति भी होगा, किसान संयुक्तादेश समूह भी होंगे, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां भी होंगी, इसमें कृषि उद्यम होंगे, स्टार्टअप होंगे, केंद्रीय राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना आदि को इसमें शामिल किया गया है। तो इस योजना के पात्र लाभार्थियों में जितने भी मैंने आपको नाम बताए, ये सारे इसके पात्र लाभार्थी होंगे। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें प्राथमिक कृषि ऋण समिति भी है, स्वयं सहायता समूह भी है, किसान सहयोगिता भी है, किसान उत्पादक संगठन सभी इसमें है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही साथ राज्य एजेंसियां और कृषि उपज विपणन समितियों के साथ साथ सहकारी संगठनों या पीओ या एसएचजी के समूहों के लिए पात्रता बढ़ा दी गई है। अब हम बात करते हैं वित्तीय सहायता कितना दिया जाएगा। पात्र लाभार्थियों को ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। यानी कि जो भी पात्र लाभार्थी होंगे उनको ऋण के रूप में बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ब्याज सबवेशन कैसे होगा? ऋणों पर 2 करोड़ रुपए की लागत रुपए की सीमा तक 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सबवेशन होगा और यह सबवेशन अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। सीजीटीएमएससी योजना क्या है, इसके बारे में जानिए क्या होता है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो योजना है, इस वित्त पोषण सुविधा से ऋण प्राप्त करने वाले पात्र उधारकर्ताओं को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण हेतु सक्षम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के तहत एक
क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा, उपलब्ध भी होगा। इसके साथ ही साथ प्रबंधन के बारे में अगर हम बात करें, कोष का प्रबंधन और निगरानी एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी और यह सभी योग्य संस्थाओं को कोष के तहत ऋण हेतु आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही साथ रियल टाइम निगरानी, जो रियल टाइम निगरानी होता है, रियल टाइम निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे राज्य स्तर पर, चाहे जिला स्तर की निगरानी समितियों का गठन भी किया जाएगा। तो ये जो था पहला जो टॉपिक था, जिसमें मैंने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कितना करोड़ का पैकेज था, तो 20 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज था। और भी जितना भी अवधि क्या है, तो 13 वर्षों तक की अवधि है, बढ़ा दी गई है, 32 से लेकर 33 तक हो गई है। ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। जो फैक्चुअल डेटा है आपका, कौन कौन से लाभार्थी होंगे, इसमें सारे आ जाएंगे जितने भी मैंने आपको नाम दिया है। अगर परीक्षा में, मेंस में अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से पूछे तो आप किसी को भी दे सकते हैं। वित्तीय सहायता कितना होगा, ब्याज पर संवेशन कैसे मिलेगा, 2 करोड़ रुपए तक की सीमा पर 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संवेशन होगा। यह संवेशन 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा, ये भी आपको पता चला है इसके साथ ही। और CGMTC क्या है, जैसे मैंने कहा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। प्रबंधन भी हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है आपका मंत्रिपरिषद के बारे में है। मंत्रिपरिषद सभी लोग जानते हैं, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार था, उसमें फेरबदल किया। आप जानते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज नेता जो थे उनको क्लीन बोल्ड कर दिया गया, उनको घर बैठा दिया गया कि भैया मंत्रिपरिषद छोड़िए, अब निकल लीजिए पहले, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नेता, स्वास्थ्य मंत्री को भी हटा दिया गया, आप लोग जानते भी होंगे। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में वर्तमान में 77 मंत्री हैं, जिनमें लगभग 50% मंत्री नए हैं। अब बताओ, टोटल हो गए 77 मंत्री, जिसमें से 50 मंत्री ऐसे हैं, 50% यानी 77 का 50 कर लीजिए, 38 दूना 76 होता है। यानी कि देखिए 50% जो मंत्री हैं एकदम नए मंत्री बनाए गए। अभी हाल ही में रिसेंटली चेंजिंग भी हुआ था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चेंजिंग किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है, उसमें विस्तार और फेरबदल भी किया गया है। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में वर्तमान में 77 मंत्री है, जिनमें लगभग 50% नए मंत्री है। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में गठन का उल्लेख किया गया है। जबकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, गठन के बारे में उल्लेख तो किया है 74 में, लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन भत्तों से संबंधित है अनुच्छेद 75 में। और बेटा इसमें से लगातार क्वेश्चन वनडे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये तो चलो नए हैं, 50% नए मंत्री हैं, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 74 क्या है, मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख करता है। 75 उनके मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, क्या उनकी जिम्मेदारी होगी, कैसे शपथ लेंगे, योग्यता क्या होगा, मंत्रियों के वेतन भत्ते सब इसमें शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणी होती है, एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष पर जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री होता है, मेन तो प्रधानमंत्री होता है। देखिए फिगर के माध्यम से बताया कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, फिर राज्य मंत्री होते हैं, फिर इसके नीचे वाले देखिए उप मंत्री होते हैं, और अगला जो होता है संसदीय सचिव भी होते हैं। इसमें मेन जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, सबका करता धरता प्रधानमंत्री होता है। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिनको नहीं पता ये भी जान लो बेटा। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। शीर्ष पर प्रधानमंत्री बैठा होता है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री यह केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह है, रक्षा है, वित्त है, विदेशी मामलों आदि के प्रमुख होते हैं। और मजे की बात है कि न गृह को चेंज किया गया है, न रक्षा को चेंज किया गया है, न वित्त को शायद चेंज नहीं किया गया है, विदेशी मामलों को भी चेंज नहीं किया गया है। यह जयशंकर अभी भी थे, अभी भी हैं सर, ठीक है। कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में नीति निर्धारण निकाय होता है। जो कैबिनेट होता है वो केंद्र सरकार के जो भी महत्वपूर्ण मामले होते हैं उसमें नीति निर्धारण का निकाय भी ये होता है। तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय, गृह हो, रक्षा हो, वित्त हो, विदेश मामलों आदि के प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री कौन होते हैं, इनमें या तो मंत्रालयों, विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, या कैबिनेट मंत्रियों से इन्हें संबद्ध कर दिया जाता है, भैया कि आप शांति से उनके साथ चिपके रहिए। और उप मंत्री क्या होते हैं, ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं, तो उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं। बस उप नाम के होते हैं, बाकी तो खैर कुछ है ही नहीं, मेन तो कैबिनेट वाला ही होता है। चलिए ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्रियों से संबंधित, ये दोनों से संबंधित तो होते हैं, इनके प्रशासनिक, राजनीतिक, संसदीय कर्तव्य उनकी सहायता करते हैं। अब यहाँ नोट करके बताया गया कि कभी कभी मंत्रिपरिषद में एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है। अब तो खैर कोई प्रधानमंत्री कोई बनता भी नहीं है, तो हटा भी दिया गया उप प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट जो था। कमेंट करके बताइए देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकतर राजनीतिक कारणों से की जाती है, अधिकतर जो नियुक्ति की जाती है वो राजनीतिक कारणों से, सभी लोग जानते भी हैं। यह एक संवैधानिक पद तो नहीं है, अर्थात संविधान में से कोई भी उल्लेख नहीं है,
तो उप प्रधानमंत्री का पद जो है वो राजनीतिक कार्यों से उसको नियुक्ति की जाती है, लेकिन संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं है, इसलिए संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अभी तक कुल 7 बार इस पद को सृजित किया गया है, या कुल 8 उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की गई है, यानी कि जब से आज़ादी से लेकर अभी तक 7 बार इस पद का सृजन किया गया है, सृजित किया गया, और 8 अभी तक उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। कमेंट करके बताइएगा पहला कौन थे। संवैधानिक प्रावधान क्या है देख लीजिए। अनुच्छेद 74 जो मैं आपको पढ़ाया था, राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 ये कहता है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी, यानी कि जो मंत्रियों द्वारा जो भी राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी उसे किसी भी अदालत में जांच के लिए नहीं की जाएगी, जांच नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद ही सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है। अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया, थोड़ा सा देख लो बेटा। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान क्या क्या है देख लीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। यानी प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, लेकिन अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं राष्ट्रपति साहब को, भैया इनको बनाओ। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों की संख्या कुल लोकसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, अगर नहीं पता होता है तो बेटा इसको जान लो, क्योंकि वनडे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन ये पूछता है। मंत्रिपरिषद में जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसमें प्रधानमंत्री सहित प्रधानमंत्री यानी कि पीएम साहब और जितने भी उनके मंत्री हैं सभी में कुल संख्या लोकसभा की जो कुल संख्या होती है, कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। 15% से अधिक उनके मंत्री नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। नोट यहाँ बताया गया कि यह प्रावधान 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा वाला भैया, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्रियों के लिए यह जरूरी है कि वह संसद के सदस्य हों, चाहे लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, संसद के सदस्य हों। यदि संबंधित व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ऐसा अगर नहीं करेगा तो उसे अपने मंत्री का पद जो होता है उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते बेटा, इसको पढ़ो आराम से। अनुच्छेद 77 क्या कहता है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन कैसे होगा। राष्ट्रपति भारत के व्यवसाय को अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। यह अनुच्छेद 77 में इसका जिक्र किया गया है। 78 प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को क्या करना होगा, सूचित करना होगा। यानी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। 88 क्या कहता है, डबल एट देख लो, सदनों के संबंध में मंत्रियों का अधिकार क्या है। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन की कार्रवाई, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति जिसका वो सदस्य नामित किया गया है की कार्रवाई में बोलने भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो अनुच्छेद 88 में यही कहता है कि प्रत्येक मंत्री, कोई भी मंत्री हो, किसी भी सदन की कार्रवाई, चाहे लोकसभा का सदन चल रहा हो चाहे राज्यसभा का सदन हो, या सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक या कोई भी सदन का संयुक्त बैठक आयोजित किया गया हो, किसी भी समिति, अगर मान लो कोई भी समिति है उसका सदस्य अगर उनसे नामित किया जाता है तो कार्यवाही में जाएगा, बोलेगा, अपनी बात को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। मंत्रियों के क्या उत्तरदायित्व है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कमेंट करके देखिएगा कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपने सभी मूलभूत भूल और कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं। अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में क्या है देख लीजिए। ये भी अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायी का सिद्धांत भी इसमें शामिल है। इसमें कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकते हैं मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह हटाता है, प्रधानमंत्री जी रखवाएंगे तो वही हटाएंगे भी। राज्यों में मंत्रिपरिषद के बारे में बात किया जाए तो अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद के समान राज्यों में मंत्रिपरिषद के गठन और कार्यों का प्रावधान किया, जैसे केंद्र में वैसे सेम राज्य में है। अनुच्छेद 163 जो कहता है कि राज्यपाल की सहायता और उसे सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे केंद्र में होता है वैसे राज्य में होता है, 163 164 होता है।
भारत के राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद के निम्नलिखित सदस्यों के बीच विभागों की आवंटी सभी के पदों के देखने के लिए लिंक को क्लिक करें। अगर आपको किसी को लिंक क्लिक करना है तो इस पे जाके भारत सरकार के जितने भी मंत्रिपरिषद के निम्नलिखित जो सदस्य हैं उनके डिपार्टमेंट सब कुछ, हालांकि मैं जाके युक्ति का जो पेज है उस पेज पे मैंने पोस्ट कर दिया। अगर किसी को पढ़ना हो किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट लिंक क्लिक करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए, इसमें जितना भी मैंने आपको पॉलिटी का बताया है बेटा, एक एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिनिस्ट्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, अभी तक कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं देश में, कितने लोग को बनाया गया है, कितनी बार उसका स्थापना किया गया था, सृजन कितने बार किस पद का किया गया था, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 74 क्या है, 75 क्या है, 77 क्या है, 78 क्या है, 88 क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या कहते हैं, 163 क्या कहता है, 164 क्या कहता है, इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल फिर एक नए करंट अफेयर के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे आपके सामने, रिप्रेजेंट करेंगे हम। और अमर सर जो भी वनडे एग्जाम के जो से मैं टॉप 10 क्वेश्चंस का सीरीज चला है उसको भी आराम से आप लोग पढ़ते रहिए। ये चैनल का लिंक है, यूट्यूब का लिंक है, व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क सूत्र है, संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए हम इतना करते हैं। तब तक जो लोग अपने मित्र चैनल को सब्सक्राइब न किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें ताकि अधिक से लोगों तक मेरी बात को पहुँच सकें। तो चलिए, इन्हीं सब शब्दों के साथ आज मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। थैंक यू।